नमस्कार। आज मैं एक जजमेंट के बारे में चर्चा करने आया हूं। यह जजमेंट सीधे तौर पर लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, जजेस और ना केवल उनको, आम जनता को भारत की कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। आखिर यह जजमेंट है क्या? यह जजमेंट है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। यह जजमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम आज जो वीडियो इस पे बात करने वाले हैं वो है कि जजों की जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सिविल जज जो होता है, उसकी नियुक्ति के रिगार्डिंग, उसकी नियुक्ति के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कि जो ऑलरेडी सिविल जज लग गए हैं उनके प्रमोशंस के स्कोप के लिए, उसके लिए क्या रूल्स और कंडीशन होनी चाहिए, जिसको कि मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं आपसे सीधा एक इमोशनल बात करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। आज आपके जुडिशरी के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे मैं डाउट्स और फंडामेंटल्स को क्लियर करूंगा। आप इसको सिर्फ सुनते रहिएगा। तो बात पहले ये समझते हैं कि जुडिशरी में आखिर नियुक्तियां होती कैसे हैं। देखिए, जो आप जिले में जाते हैं, जब वहां पर आप देखते हैं कि सिविल जज है, मैजिस्ट्रेट है, एडीजे है, ये जो लोग हैं ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इनकी नियुक्ति होती है, जिन्हें अमूमन हाई कोर्ट या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, और उन नियुक्ति के बाद इनका जो कैरियर है वो चल पड़ता है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में करीब 60% जो जजेस होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। वो 39 साल, 40 साल, 44 साल की उम्र में भी हो जाते हैं, 45 साल तो हो ही जाते हैं। लेकिन 40% लोग प्रमोशन से जाते हैं। अब वो प्रमोशन से कहां से जाएंगे? जो कभी सिविल जज लगा होगा या डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में लगा होगा। जो डायरेक्ट सिविल जज में लगता है वो अमूमन 55-58 साल का हो चुका होता है कम से कम, जब तक वो हाई कोर्ट पहुंचता है। इस वजह से वो हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी में नीचे ही रहता है। तो आप इस बात को कहने में गलत नहीं होगा कि हाई कोर्ट में भी कुल मिलाकर वकीलों से जो जज बनते हैं, जिसके लिए कोई इम्तिहान नहीं है, उनको नॉमिनेट किया जाता है, और कोलिजियम वगैरह के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं भी करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, वहां पर जजेस हाई कोर्ट से भी जाते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। हाल ही में आपने देखा ही है, पहले हमारे कुछ जजेस को जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट में रहे, सीधा वकील थे और बने भी। लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि जो हाई कोर्ट में 45 साल में लगा है, 40 साल में लगा है, 46 साल में लगा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है। जो हाई कोर्ट में ही 55 या 58 में आया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है, राइट? तो इस बात को अपने जहन में जरूर रखिएगा कि ये आपको पद्धति जो समझ आनी जरूरी है, ये हमारी चर्चा के लिए और आपकी समझ के लिए बड़ी रेलेवेंट होगी। खैर, हाल का आज हमारा जो केस है वो बात करता है सिविल जज, जो मैजिस्ट्रेट, जो सबसे सबऑर्डिनेट जज जिसे बोलते हैं, उसकी नियुक्ति के बारे में। इसको समझने के लिए हम इसके इतिहास में चलते हैं। सन 1993 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस आया, जहां पर पहली बार यह कहा गया कि भैया सिविल जज की भर्ती के लिए कम से कम 3 साल की वकालत जो होती है एक्टिव, उसको अनिवार्य किया जाए, क्योंकि जजेस के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होना जरूरी है। और वो हुआ भी। बट उसके बाद एक शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट आती है 99 में। 2002 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का फिर से केस आता है, जहां पर काफी डेलिब्रेशन के बाद यह कहा गया कि नहीं, एक सिविल जज की नियुक्ति के लिए कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है मैं वो भी समझाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पूरे देश में हर हाई कोर्ट जो है, हर स्टेट में एक जुडिशियल एकेडमी एस्टैब्लिश हो, और वहां पर अब जो भी लोग सिलेक्ट होंगे सिविल जज, उनकी 1 साल की, कम से कम नहीं तो 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग हो। जो कि पहले 93 में जब आप 3 साल की प्रैक्टिस के बाद लगते थे तब ट्रेनिंग नहीं होती थी। ठीक है, ये बात कह दी गई कि रिगरस ट्रेनिंग हो। और ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप नियुक्ति की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 10 साल की वकालत जरूरी है, एक्सपीरियंस। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए 7 साल की वकालत होनी चाहिए। लेकिन सिविल जज बनने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है कि सिविल जज के लिए कोई रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने हम पर फर्ज नहीं करी, हम पर इंपोज नहीं करा कि सिविल जज के लिए कुछ मिनिमम प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं। ठीक है,
अब 2002 में ये हट गई, 20 साल ये प्रक्रिया चलती रही पूरे देश में, और 2025 में जो हाल ही की हमारी जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बेंच, जिसमें कि नए चीफ जस्टिस गवाई ये कहते हैं कि देखिए जो सिविल जज है उसके लिए मिनिमम 3 साल की वकालत जरूरी है। वापस 93 वाली बात पर हमें जाना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें जो हाई कोर्ट से उन्होंने ओपिनियन ली, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि जो नए जजेस हैं ये ना बड़े बदतमीज हैं, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ये बड़ा बार की इज्जत नहीं करते। ऐसा कहा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वकीलों से कैसे इनको पेश आना है ये इनको नहीं पता। अब आप इस बात को याद रखिएगा, ये किसने कहा? हाई कोर्ट्स ने। हाई कोर्ट्स में कौन है? ज्यादातर जजेस जो वकालत से बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन से हैं? वकालत से। अब जब मैं वकील था और फिर मैं जज बन गया, तो मैं उन वकीलों के साथ 20 साल 30 साल मैंने एक कोर्ट में काम किया है, मेरे दोस्त वहां वकालत करते हैं, मेरे बच्चे वकालत करते हैं आज, तो मेरा उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा भी, और क्यों ना हो। अगर एक आदमी देश छोड़ के चला जाता है तो उसका अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस का वकालत वकीलों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि उनको लगता है कि यस, बहुत बार तो हाई कोर्ट जजेस रिटायर होकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो आप ये बात को समझिएगा कि जब वकीलों ने ये कहा कि उनका ये कहना है हाई कोर्ट्स का कि ये हाई कोर्ट जो कह रही हैं कि जो नए जजेस हैं वो वकीलों के साथ सही नहीं है, ये वो अपने इनपुट से कह रही हैं जो उनको ड्यूरिंग द कोर्स वकीलों ने दिया। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। अब यहां से मैं आपको कुछ आगे लेकर चलता हूं, इस बात पर हम बीच बीच में आते रहेंगे, बदतमीजी वाले पे बात करेंगे। शिकायत ये नहीं है कि जो जजेस हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, शिकायत ये नहीं है कि वो करप्ट हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट, लेकिन शिकायत ये है कि वो वैसे नहीं है। पर मुझे आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, अपने घर में अपनी अगली जनरेशन को देखिए, अपने से छोटों को देखिए, और आपके बड़े वो क्या कहते हैं, अब तुम पहले जैसे लोग नहीं रहे। हम अपने जमाने में साइकिल पे जाया करते थे स्कूल, पैदल जाया करते थे, तो मेरे स्कूल में अगर बस जाती है, मैं बस में चला जाता हूं, तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे पैदल जाना है। हमारे टाइम में हमने कभी फोन यूज नहीं किया, भाई ये तब था नहीं। टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों की अप्रोच पर्सपेक्टिव बदल गया है, अब जो बिहेवियर है, बिहेवियरल नॉर्म, वो डिफरेंट है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें कोशिश ये होनी चाहिए थी कि वो जो 1 साल की हमारी ट्रेनिंग थी उसको हम सुचारू करते, उसको ओवरऑल करते, जिसको हाई कोर्ट्स के संरक्षण में करवाया गया। हाई कोर्ट्स अपने उस कृत्य में, उस कार्य में विफल रहे, एक प्रॉपर ट्रेनिंग इंपार्ट करने में, ये सारी बात बताने के लिए। और कमाल की बात यह है कि आपने 93 की जजमेंट को बात को तो बोल दिया कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन शेट्टी कमीशन की बात को भी कह दिया कि 1 साल का ट्रेनिंग भी होगी। क्यों हो जी? आप कहते हैं जब वहीं पे सब सीखना था तो 1 साल की ट्रेनिंग क्यों हो? क्योंकि वो जो एकेडमीज बनी हैं उनको भी तो रेलेवेंट बना के रखना है, नहीं तो वो फिर किसी काम की नहीं, पिकनिक स्पॉट बन के रह जाएंगे, होटल रेस्टोरेंट की तरह चलेंगे। उनका क्या है, क्लब बन जाएंगे। उनको भी तो रेलेवेंट बनाना है हमने, तो उनको रेलेवेंट बनाने के लिए 3 साल आपने ये करा ये। लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या है? ये जितना सीधा दिखता है कई बार मुझे लगता है वैसा है नहीं, क्योंकि इसका जो दूरगामी इसका इंपैक्ट होगा, आपने कभी सोचा है? पिछले 20 साल में आप अपने चारों तरफ, अगर आप थोड़ा सा भी कभी कोर्ट में जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन सबऑर्डिनेट जुडिशरी में एक बहुत हाई लेवल पर आ चुकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, और अमूमन क्योंकि जब वो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चला गया, लड़कियों के ऊपर कई बार शादी का इस चीज का दबाव होता है, तो वो लोग पढ़ाई भी करते रही और उन्होंने साथ साथ तैयारी करी, उनको अपॉर्चुनिटी मिली। जब आप वकीलों में देखेंगे कोर्ट्स में तो संख्या लड़कियों की कम है, लेकिन जब आप जुडिशरी में देखेंगे तो 70-80% अब जुडिशरी में फीमेल्स होती जा रही हैं। क्यों? अपनी मेहनत से आ रही हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कहीं ना कहीं जब महिलाएं बैठती हैं ऊपर, तो उनकी अथॉरिटी को स्वीकार करना कहीं ना कहीं शायद मेल ईगो को हर्ट करता है। और ये मैं ऐसे ही खुद से बना के नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा कारण है।
हमारी सारी मॉरल पुलिसिंग जो होती है वो महिलाओं को लेकर बहुत होती है। और आप हाल ही में देखिए जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी जी जब वो सेवानिवृत्त हुई, जब उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनका यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि ये रिलीफ गिविंग जज नहीं है, ये बेल नहीं देती। क्यों? कैदियों को सड़क पे छोड़ने से ही का मतलब ही न्याय है क्या? एक व्यक्ति का सख्त होना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जजेस गलती कर सकते हैं तभी तो, और ये तो मैं तब बता रहा हूं, ये तो उसके साथ हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट में जो जज रहे हैं, आप उनके साथ सोचिए। तो आप सोचिए कि रोजमर्रा सबऑर्डिनेट जुडिशरी में किस तरह की चीजों को महिलाओं को भी फेस करना पड़ता होगा। ये नहीं है कि वकील गलत हैं, ये नहीं है कि जजेस सही हैं, दोनों पक्ष अपनी जगह सही और गलत होते हैं। सवाल यह है कि आपको इलाज क्या करना था। उस इलाज के ऊपर बात करने के बाद मैं दूसरी बात करता हूं। आपको पता है जो इंडिया की जुडिशरी है, शायद आप में से बहुत से लोग पहली बार इसको जानेंगे जो बाहर से होंगे, कि ये एक फ्यूडल माइंडसेट पर बनी हुई है। फ्यूडलिज्म गोरे, इसीलिए तो माई लॉर्ड होता है। माई लॉर्ड को माई लॉर्ड नहीं कहा तो कुछ भी करना, जयकांत शीकरे का ईगो हट नहीं करना। अभी रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा कि जस्टिस गवई अभी महाराष्ट्र गए, जब चीफ जस्टिस हुए महाराष्ट्र में गए, तो वहां पर उनको बहुत बुरा लगा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां पर नहीं आए प्रोटोकॉल में। आपको पता है जब एक मैजिस्ट्रेट, एक सीजेएम जब एसपी को, डीएसपी को या किसी एसडीएम को कोर्ट में सम्मन करता है तो ऊपर से एक इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि पब्लिक सर्वेंट को मत बुलाइए, उनको बहुत काम होता है, जबकि कोर्ट में उनका केस है, वो कोर्ट में गवाह हैं, उनकी शायद जरूरत भी है, हमें ग्राउंड लेवल पे उनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रोटोकॉल के लिए उनका आना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये उस फ्यूडल माइंडसेट को भी दर्शाता है, ये उस फ्यूडल माइंडसेट को भी दर्शाता है जो आपको ध्यान रखना है। और जहां तक मिसकंडक्ट की बात है, मैं मानता हूं जब हजारों भर्तियां होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ गलत लोग सिलेक्ट भी होंगे, कुछ चीजें गलती भी होंगी, मगर उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या हाईकोर्ट में जजेस का एग्जाम्पल नहीं है मिसकंडक्ट का? क्या वो हाईकोर्ट जज नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू कर देते हैं? क्या वो हाईकोर्ट जजेस नहीं है जो जिनके ऊपर करप्शन की एलिगेशन लगती है? क्या वो हाईकोर्ट जजेस नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अवमानना करके कोई ना कुछ और ऑर्डर पास करते हैं? वो सब 45-50 साल के लोग हैं, 20-20 साल वकालत करी है, फिर भी ये गलती कर रहे हैं। ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई? हाँ, सारी मॉरल पुलिसिंग जो है वो केवल सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए ही, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। और मैं आपको फिर इससे आगे ले जाता हूं कि जब आप ये देखिएगा इन 20 सालों में ये सब होने लगा, मैं आपको कह रहा हूं कि महिलाएं आने लगी, पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका मिला। अब बच्चा क्या होता था कि एलएलबी से ही सिंसियरली तैयारी करता है। आपको पता है कि चाहे आप 2 साल कर दीजिए, 3 साल कर दीजिए, हर किसी को कोई टॉप मोस्ट एडवोकेट के ऑफिस में इंटर्नशिप नहीं मिलती। इंटर्नशिप के लिए भी लोगों को सिफारिशें करनी पड़ती हैं, आधे टाइम जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। और अगर किसी नॉर्मल वकील के साथ आप करते भी हैं, उनके पास किस तरह के केस होंगे और आप क्या सीख पाएंगे, ये डिपेंड करता है। हर किसी की सेम पोजीशन नहीं होगी, हर कोई शहर के उस वकील के पास नहीं जा पाएगा जिसके पास सारा काम है। अब उन 3 साल में फाइल उठा के ही घूमना है। तो आपने जो ये जो एक्सपीरियंस लाए, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह ठीक नहीं है। और मैं इससे आगे भी बढ़ता हूं कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कैंडिडेट में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसको आपने नहीं करा। देखिए, सही जो असली प्रॉब्लम है उसको ठीक ना कर कर आपने कुछ और इलाज शुरू कर दिया। समझ आए? नहीं आई बात? देखिए, अगर किसी की पैर में दर्द है तो पैर पे पट्टी बांधिए, गर्म पट्टी बांधिए, दवाई लगाइए। आप हाथ पे दवाई लगाएंगे, आप सिर्फ उसको कहेंगे कि तुम ताकत की लो, उससे वो चोट ठीक नहीं होगी। आपको ये बात समझनी है। अगर कोई जज ऐसा सिलेक्ट हुआ है जो कि मिसकंडक्ट करता है या कुछ है, तो उसको सिलेक्ट किसने किया? उसी हाई कोर्ट की कमेटी ने जो इंटरव्यू कंडक्ट करती थी। उन्होंने ही उन कम उम्र के लोगों को सिलेक्ट भी किया, इंटरव्यू में भी लिया। आज वो कहते हैं कि नहीं,
ये ठीक नहीं है, तो सर आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे या आपकी जो जजमेंट है, जो इतने साल से आप वकालत करते थे, आप जज, बाद में जज भी बने, आपकी जजमेंट पर सवाल उठता है। क्यों नहीं है आपकी एकेडमीज वो चीज को, उस गैप को कवर अप कर पाई? और जो खाली शायद 3 साल कोर्ट में घूमने से भी आदमी सीख सकता है, वो आपकी एकेडमी नहीं सिखा पा रही। असल बात यह है कि हमें अपने जुडिशियल प्रोसेस में हमने कोई चेंजेस नहीं करे। क्यों ऐसा है कि बिहार में आईपीसी सिलेबस में नहीं है, और आज इस जजमेंट में भी मैं इंतजार कर रहा था, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात उठाई थी, आज भी आपने पूरे इंडिया के किसी सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करने की बात नहीं करी। क्यों मुझे इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ता है, और क्यों मुझे जनरल साइंस पढ़ना पड़ता है बिहार के लिए, क्यों इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ता है यूपी के लिए? उसकी क्या आवश्यकता है, जबकि मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस में होना जरूरी है। तो आखिरकार हम गोल पोस्ट बदल रहे हैं, हम अभी तक ये समझ ही नहीं रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है। और अब आप 1 साल बाद ट्रेनिंग देंगे तो 3 साल में सिर्फ आप क्या बताना चाह रहे हैं कि 3 साल में तुम वकील का दर्द समझ जाओगे। अगर क्योंकि तुमको जब धक्के खाओगे, वकील का दर्द समझोगे, सिंपैथेटिक एटीट्यूड आएगा, तो कहानी तुम्हारी को पता लगेगी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब ये एक्सपीरियंस हटा, मैं अब जो बात कह रहा था कि लोग एलएलबी के दौरान से ही बड़ा फोकस्ड होकर तैयारी करते थे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 11th-12th में ये सोच के जाते हैं कि अपनी बच्चियों को कि हम चाहते हैं कि ये जज बने, वो तैयारी करते हैं पहले लॉ की, फिर लॉ में 5 साल पढ़ते हैं। अब आपने ये कह दिया कि अब 3 साल की वकालत कीजिए। आपको पता है इंडिया में कितनी फैमिलीज हैं जो 3 साल बच्चों को तैयारी करा सकते हैं, क्योंकि वकालत में इंडिया में आप ईमानदारी से जानते हैं कि शायद 5,000 रुपये महीना भी कोई नहीं देता जल्दी से। एक्सेप्शंस हैं, लाखों का पैकेज भी है, बट एज व्हाट इज द रूल 90% वकीलों के साथ क्या होगा आपको ये समझना है। उससे आप मेरी इस बात को गोल्डन वर्ड्स में लिख लीजिए, आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, क्योंकि अभी आपको ये रिजल्ट इंप्लीकेशन नहीं दिखेगा, मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन 3 से 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कम होती जाएगी। बैकवर्ड, पिछड़े व्यक्ति की क्लास के लोग, ये क्लास में सिर्फ कास्ट की सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिनके ऊपर फाइनेंशियली बैकवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये वो जो लोग हैं, वो पिछड़े लोग, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर ऑफ गेटिंग द जॉब होगा, या प्रेशर ऑफ गोइंग इनटू द फैमिली वो होता है। हालांकि एक हरियाणवी में बड़ी कॉमन सी कहावत है, कह रहे भैया क्या होगा, शादी के प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है, शादी कर लो, वो कौन शादी करोगे तो कौन सा तुम्हारी किताब फाड़ देगी। इट इज नॉट अबाउट कि आपकी शादी होगी तो वाइफ या हस्बैंड आपकी किताब फाड़ दे, इट ब्रिंग्स अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर मैं ये कहता हूं किसी ने शादी करी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैंने तो जितने इंटरव्यूज को आज तक देखा है कि ऐसा भी नहीं है, जब किसी व्यक्ति का ज्यादा अच्छा तजुर्बा हो डिफरेंट लाइन से, स्ट्रीम से, ऐसे लोग भी हैं जो इंजीनियर थे, जो डॉक्टर्स थे, लॉ करी, उसके बाद पेपर क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में उनको नहीं रखा गया। उन्हें बोला अरे तुम तो यहां से घूम के आ गए, ये क्या बात। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन इस कंट्री पर अच्छा नहीं होगा। ये रेट्रोग्रेशन है। हम 93 में नहीं गए, हम 93 में जाकर फिर हमने ट्रेनिंग भी डाल दी। हमने बेसिकली सारा बर्डन उन स्टूडेंट्स पे, उस जनरेशन पे डाल दिया कि नहीं नहीं तुम बड़े हो, तुम समझदार हो। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि तुम ये करो। सो अपना जो फॉल्ट है वो दूसरे पे डालना सही नहीं है। अब जो मैंने बात करी थी, क्योंकि इस सारी कहानी में सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगाया था इस इंटरिम, तभी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक इस जजमेंट में कोई रीजनिंग जो है ना, वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाई, सिवाय इस बात के कि हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि मिसकंडक्ट है, इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। और एक कमाल का लॉजिक है, 2002 में जब शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें जो बात लिखी गई थी वो ये थी कि जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बताया कि सिविल जज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट मेंशन्ड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है कि सिविल जज का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 7 साल 35 साल एज होनी चाहिए,
हाई कोर्ट जज के लिए 10 साल की वकालत होनी चाहिए। अब उसी चीज को अलग तरह से यहां पर इंटरप्रेट कर दिया गया और इस जजमेंट में कहा गया कि सर जब डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 7 साल है और हाई कोर्ट के लिए 10 साल है तो मजिस्ट्रेट के लिए 3 साल क्या है? भैया एक हमने जितना पढ़ा है, एक बेसिक फंडामेंटल है कि जो चीज लिखी नहीं है उसे आप पढ़ नहीं सकते। प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन में जो चीज है ही नहीं उसे आपने इंटरप्रेट कर लिया। देखिए मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एज ए जुडिशियल ऑफिसर सर्व भी किया है और बहुत डिग्निफाइड वे में सर्व किया है। और आज इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि ये चीज, इसके इंपैक्ट दूरगामी होगा जो कि अच्छा नहीं होगा। ये रिग्रेसिव टाइप का एक फैसला है। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जहां पर कि अब आगे बढ़ने से पहले बीच में हम ये बात भी करें कि अब नियम क्या हुआ। अब नियम ये तो हो गया कि 3 साल की वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जब 3 साल की वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कब से होगा? वो होगा डेट ऑफ एनरोलमेंट से, जब आप एनरोल कराएंगे एज अ एडवोकेट। ये प्रोविजनल होता है, बाद में आपको ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। वो कई बार डिले भी हो जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जिस दिन आपने एनरोल कराया हम उस दिन से आपका एक्सपीरियंस मानेंगे। और उस दिन से जब हम आपका एक्सपीरियंस मानेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट कौन देगा? आप जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट जज, छोटे जिलों में तो उन्हें पता होता है, और नहीं तो उन जिलों में जो वकालत करते हैं वकील हैं जिनका 10 साल की स्टैंडिंग हो गई है, वो एक सर्टिफिकेट देंगे। और वकील भी वो जिनको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, नॉमिनेट करेंगे। और उसके बाद अमूमन ये बार एसोसिएशन को उम्मीद है दिया जाएगा काम, उनके बाद आपको प्रैक्टाइजिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इसलिए है ताकि असली लोग प्रैक्टिस कर सके। तो कोर्ट का बड़ा एम्फेसाइज है, उन्होंने लिखा है कि लिटिगेंट को समझ आना चाहिए, आपको बार के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्टाफ के बारे में समझ आना चाहिए, कोर्ट की प्रणाली के बारे में। और मजे की बात पता है क्या है? दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क काम करते हैं, लॉ क्लर्क होते हैं रिसर्चर्स बेसिकली, उनके एक्सपीरियंस को, लॉ क्लर्क्स को आपने कहा है कि वो जो हैं वो एलिजिबल रहेंगे, वो इस पेपर को में अपीयर होने के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्यों रहेंगे जी? वो क्या लिटिगेंट से मिल पाएंगे? वो क्या बात कर पाएंगे? वो वकीलों से इंटरैक्ट करेंगे? रिसर्च ही तो करेंगे। अगर वो रिसर्चर जो हैं, जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, लॉ क्लर्क्स जो काम कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने एलएलएम और पीएचडी करी है या कर रहे हैं, उनके बारे में एक आपने लफ्ज इसमें नहीं बोला। इसका मतलब आप माइंड मेकअप करे हुए हैं। जो लोग हायर क्वालिफिकेशन ली, जिन्होंने पढ़ाई करी, जो रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है स्पेशलाइजेशन भी हो, कोर्ट में तो हो सकता है वो बैग उठा उठा के घूम रहे हो, लेकिन यहां पर जिसने किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से या किसी भी कॉलेज से अपनी मेहनत से किसी व्यक्ति ने एक हायर डिग्री ली है, पीएचडी करी है, उनके लिए क्या है? आपने उनको तो हाशिए पे छोड़ दिया। सिर्फ एक तरफा स्टोरी। ये दिस जजमेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट इज नॉट गोइंग वेल। एंड अफसोस ये है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसके बारे में कुछ बोलते नहीं, कोई नहीं बोलता। अब जो नौकरी लग गए हैं उन जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये कहेंगे थैंक गॉड आई एम लकी, दैट्स इट। लेकिन कहें क्या? सिस्टम को समझना पड़ेगा। और ये सिस्टम ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि जब हम जुडिशियल ऑफिसर थे, कई बार वकील कहते थे कुछ ऑफिसर्स के बारे में, या जनरली कहते थे सर जो जजेस हैं ना ये बेल वगैरह नहीं देते। आज मेरे कुछ वकील दोस्त भाई इस बात को समझेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या होता है। तो जब कोई इंस्पेक्टिंग जज आएंगे हाई कोर्ट से, तो वकील कहते हैं सर ये ऐसा बेल दीजिए, तो इंस्पेक्टिंग जज वकीलों के सामने कहेंगे देखिए डरिए मत, आप लोग बेल दीजिए, खुल के चलिए, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वही जज अकेले में आकर आपको ये कहेंगे कि देखो बिना बात के 156(3) में एफआईआर में मत भेजना, देखो बिना बात के जल्दी से ज़्यादा बेल मत देना। तो वकीलों के सामने पब्लिकली वो अच्छे भी हुए, बुरा कौन हुआ? वो जज जिनकी एसीआर लिखी जानी है। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद आज आपसे जो मैंने चर्चा करी है आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या बेसिक प्रॉब्लम है इस जजमेंट में। इस जजमेंट में इतने फ्लॉज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता।
एक लफ्ज किसी सिलेबस के बारे में नहीं, एक लफ्ज कोई सिलेक्शन प्रोसेस की पैरिटी के बारे में नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन के बारे में नहीं, अपने सिलेक्शन प्रोसेस, अपनी किसी गलती को यहां पर स्वीकार ना करके सारी बात थोप दी तजुर्बे पर, नई बात। आप सिखाइए ना, मानता हूं मैं एक बच्चा कमजोर है, आईएएस बन रही है दुनिया, आईपीएस बन रही है दुनिया, फौज में गोली चला रही है बॉर्डर पे खड़े होके, 12वीं पास, राइट, सिपाही भर्ती होता है, दे नो हाउ टू टेक ऑर्डर्स, वो सब कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये फैसले, इनको फैसले लेने नहीं आएंगे। क्या होगा? आप कर दीजिए ना, शुरू के 2-3 साल आप उनको कहिए कि चोरी के और छोटे मैटर दीजिए, आपको लगता है जब उनका लेवल आ गया आप बढ़ा दीजिए, आप ट्रेनिंग पीरियड 2 साल बढ़ा दीजिए। आपको करना ये चाहिए था, मैं आपको बताऊं होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, अगर इतनी बात है आप कहिए कि ठीक है जी अब से ट्रेनिंग 2 साल की होगी, उसमें आप लॉ क्लर्क का भी काम करवाइए, कम से कम स्टाइफंड मिलेगा, उससे जो लोग जिनके घर में फाइनेंशियल पोजीशन में इतनी अच्छी नहीं है वो लोग आते, बेस्ट टैलेंट आता। असल में सवाल वही खड़ा हो गया कि हमें तजुर्बा चाहिए या सिर्फ टैलेंट। हमें एक इंटेलिजेंट बच्चा जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है वो चाहिए, या हमें सिर्फ वो तजुर्बा होना चाहिए कि भाई 3 साल खूब काम किए, क्या क्या चाहिए? हमें इस बात को सोचना है। और आज की परिस्थिति में अगर हम बात करते हैं कि अब हमारे पास क्या है, हमें अपने उस वेव फॉरवर्ड के बारे में भी, आज तो ये जजमेंट आ गई है, 3 जजेस की है तो रहेगी, और अब तो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गवाई, अभी कुछ समय तो वो रहेंगे, तब तक तो इसका कुछ बदलाव होना भी नहीं, चीफ जस्टिस से कौन करेगा। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि आपको क्या करना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डिसहार्टन मत होइए। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो अभी एलएलबी में हैं, जो कुछ और अभी एलएलबी जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, उनको लग रहा है अरे हम तैयारी छोड़ दें, हमारे लिए तो इट इज एंड ऑफ द रोड। पहली बात, ये जो जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव है, ये जो फॉर्म्स निकल चुके हैं जिन्हों आपने भर दिए हैं वो सब एज इट इज रहेंगे। सो जो लोग एलिजिबल थे आपके लिए गोल्डन मौका है, आपने अगर फॉर्म भरा है, आप वो कंपटीशन, चाहे वो राजस्थान का है, हिमाचल का है, छत्तीसगढ़ का है, जहां के भी हैं, आप उत्तराखंड, आप वो एग्जाम्स दे सकते हैं जो भी इस जजमेंट के आने से पहले एडवर्टाइज हो गए हैं। सो देयर रिमेन्स, द लॉ रिमेन्स द सेम। बाकी चीजों के लिए उन्होंने कहा है कि 2025 के एंड तक आप इसके लिए अकॉर्डिंगली सर्विस रूल्स और सब में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो आएगी। अब बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनको भी ये गलती मत कर देना, ये बेमतलब की गलत फहमी जो लोगों में आई है कि सर अब हम क्या करें। कई बार पेरेंट्स कहते हैं बेटा अरे भाई अब से तैयारी क्या करनी। नो, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम और उन सब एग्जाम की तैयारी कीजिए, सो दैट जब आप लॉ पास आउट करके निकलें इमीडिएटली यू हैव अ जॉब इन योर हैंड, जो कि प्रैक्टिसिंग हो। आप कोशिश कीजिए डिफेंस काउंसिल की जो पोस्ट होती है, जो कि आजकल लीगल सर्विस अथॉरिटी से मिलती है, आप वो कुछ पोस्ट ले पाएं, ताकि आप लोग फाइनेंशियली कमजोर ना पड़ें और आप अपनी जर्नी को और उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें। इसकी इंप्लीकेशन मैं आपको आज बोल रहा हूं, ये बात लिखित है कि यहां से हमारे देश में फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन और कुछ जो लोग फाइनेंशियली डाउन ट्रोडन हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ जजेस पर भी पड़ेगा। लोग बेटर क्वालिटी, बेटर अप्रोच, प्राइवेट कंपनी में ज्यादा पैसे, लोग उसको छोड़कर जुडिशरी की तरफ भी आते थे, क्योंकि अब हमने एक अलग ही रिक्वायरमेंट कर दी और हमारे पास कोई क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है। हियर से एविडेंस की तरह कि भैया वो कह रहे हैं जी नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, आप मुझे बताइए सही, उस जजमेंट को पढ़िए, उसमें मुझे ये समझाइए कि क्या क्वांटिफिएबल डाटा है, कितनी जजमेंट ऐसी हैं जो उनकी रिवर्स हुई और उसमें ऐसा फंडामेंटल एरर था। और जहां पर एरर है भी, एरर इंप्रूव हो सकते हैं। जो ऑफिसर गलत है उसे आप ट्रेनिंग पे कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हाल में लेते रहे हैं, खूब लिए। सो क्वेश्चन ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें इक्विटी और इस सब में क्या बैलेंस बनाना है। सो आप लोग स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वायरमेंट है और उनके पेरेंट्स से कि आप पढ़ाई को मत छोड़िए, निराश मत होइए। हालांकि मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये जजमेंट फिर रिव्यू होगी, ये सही नहीं है। और ये सोचना कि इसके बदलने से आप बहुत अलग और बहुत कॉम्पिटेंट जुडिशरी ले आएंगे, शायद ये गलत है। अगर ऐसा होता तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो कभी ना होता।
बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एक बेसिक नेचुरल बायस जो होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टूवर्ड्स लॉयर, वो इस जजमेंट में एपरेंट है। हाँ, जो इसका पार्ट 2 है जिस पे हम बात करेंगे कल, वो पार्ट 2 जो है वो इन सर्विस जजेस को और थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कैरेट एंड स्टिक, एक लॉलीपॉप की तरह है कि कोई बात नहीं, तुम बेशक नौकरी में कुछ साल लेट तुम आओगे, लेकिन हम नौकरी में थोड़ा सा तुम्हारे लिए प्लेइंग फील्ड ऐसी बनाते हैं कि तुम्हें प्रमोशन तुम जल्दी ले सको, कंपटीशन की तैयारी, क्योंकि तुम कंपटीशन की तैयारी कर पाओगे। सो लेट्स सी, बट उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये बात पसंद आएगी, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि लोगों को समझ आए कि हमारे देश की न्याय प्रणाली कैसे काम करती है, उसमें वो क्या चीज़ें हैं, कि कैसे मैंने आपको बताया फ्यूडल माइंडसेट है कि हम तो माई लॉर्ड हैं, प्रोटोकॉल चाहिए, सब कुछ चाहिए, कोई नहीं मिले तो बुरा होता है, रिश्तेदार को भी प्रोटोकॉल चाहिए, लेकिन एक ऑफिसर अपने कोर्ट के फंक्शन के लिए अगर कोर्ट में किसी को बुला ले तो उसको समझाया जाता है नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। इन सब बातों की बड़ी भारी इंप्लीकेशंस है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगा, और अपनी राय भी हमसे साझा कीजिए, अपने प्रश्न हैं तो हमें साझा कीजिए, और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा अपने अगले इस पार्ट 2 के लिए, ताकि इस जजमेंट को आपको समझ पाएं कि इसकी इंप्लीकेशन क्या है। नमस्कार।